तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या साथियों आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस यानी कि विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम उम्मीद करते हैं इन 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग भी अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र नेत्र मतलब क्या होता है? आंख। आंख के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला ऑप्शन है आपका कि वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, या काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा। फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, मतलब किसका उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापना है, उसके लिए क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शंस पर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन से वोल्टमीटर, थर्ड ऑप्शन से है आपका वोल्टामीटर, या फिर फोर्थ ऑप्शन से ओमीटर। फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ओमीटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? पहला ऑप्शन से आपका वी आई यानी कि आई, सेकेंड ऑप्शन से वी स्क्वायर बाय आर, या थर्ड ऑप्शन से आई आर स्क्वायर। फटाफट आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्या चीज़ है इनमें से जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो पहला ऑप्शन से कांच की पट्टिका, सेकंड ऑप्शन उत्तल लेंस, और थर्ड ऑप्शन से अवतल लेंस, फोर्थ ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा उत्तल लेंस। तो यहाँ पे भी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु से निकलकर किरणें जो किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, या फोकस, या प्रकाश केंद्र। तो किसी बिंदु से वस्तु निकलकर किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण। फटाफट बताइएगा तो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा फोटोग्राफी कैमरा में जो है ना अभिदृश्य होता है, तो यह जो है उत्तल लेंस का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो दर्पण तथा लेंस कैसा होगा? फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। दर्पण अवतल होगा या लेंस उत्तल होगा? दर्पण उत्तल होगा या लेंस अवतल होगा? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में बताते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा दोनों जो है ना उत्तल होंगे। तो दोनों जो अवतल होंगे। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। उसके बाद W का यानी कि कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल होता है और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, तो फटाफट बताइएगा। तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को जो है ना विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फटाफट आप लोग बताते चलिएगा। तो आपका पहला है कि जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, या जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, या जूल बराबर एम्पियर प्रति वोल्ट, या आपका यहाँ पे कह सकते हैं जूल बराबर कूलम प्रति वोल्ट। फटाफट आप लोग बताइएगा। तो अभी हम पीछे ही देखे हैं कि V बराबर, इसका पहले देख लेते हैं इस फार्मूला से, V बराबर W/Q। तो यहाँ पे जूल, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे एक न्यू पेज लेकर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वोल्ट का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट का SI मात्रक विभव का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और यहाँ पे जूल, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल ही कार्य का SI मात्रक जूल ही रह जाएगा। तो क्या आया, जूल कूलम प्रति वोल्ट, तो जूल कूलम प्रति वोल्ट। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो बॉन्ड CHO, तो फटाफट आप लोग बताइएगा कि CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, ईथर समूह, कार्बोनिल समूह, या एल्डिहाइड समूह, या एल्कोहलिक समूह। फटाफट आप लोग बताइएगा CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा एल्डिहाइड समूह। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एथेनॉल का सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। जब भी एथेनॉल को सांद्रण यानी कि H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, C2H4। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जिंक प्लेट किस धातु का अयस्क है, तो जिंक प्लेट किस धातु का अयस्क है, तो आप लोग फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा जिंक का। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण जो है ना समान होता है, तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो फटाफट आप लोग बताते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कक्षों की संख्या। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O से अभिक्रिया करके Ca यानी कि कैल्शियम (2OH2) किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यह जो है ना आपका देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन टूट के यहाँ पे कैल्शियम से जुड़ रहा है, तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जल में जब भी घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा वह जो है क्षार कहलाता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए Na2CO3। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, या खड़िया। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा विजातीय यौगिक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र प्यारे साथियों आप लोग फटाफट बताइएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा NaSCO3। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है, मेथोनोइक अम्ल, फर्स्ट ऑप्शन से है मेथोनोइक अम्ल, सेकंड ऑप्शन से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है आपका एथोनोइक अम्ल,
फोर्थ ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों एक प्रश्न छोटा सा आपके लिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान 10.5 होता है, यह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सल्फर का संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सल्फर का संयोजी कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 6। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होती है, अधिकतम होती है? तो निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्लोरीन की। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, फटाफट आप लोग चैट सिस्टम में जवाब देते चलिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो वाट के बराबर होता है? तो यह जो है आपका जूल प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो है ना बनी होती है, वह किसकी बनी होती है? फटाफट आप लोग बताते चलिएगा चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा वो जो नाइक्रोम की बनी होती है। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, क्या कहलाता है? तो किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, वह क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, वह जो है ना प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, वह क्या कहलाता है? तो वह प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान कितना होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह कितना मान होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा विद्युत वाहक बल से अधिक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अनवीकरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो अनवीकरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अनवीकरण, देखिए नवीकरण मतलब क्या होता है? जो नहीं खत्म हो। नवीकरण मतलब नवीकरण, नवीकरण मतलब जो नहीं खत्म हो। नो से याद रखना, नहीं खत्म हो, नो से नहीं। अनवीकरण मतलब जो खत्म हो जाए। क्या पवन ऊर्जा खत्म होगा, जल खत्म होगा, सूर्य खत्म होगा? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अनवीकरण मतलब जो खत्म हो जाए। तो कोयला खत्म होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को समानतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा तरंग दैर्घ्य को जो है ना, यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसमें व्यक्त किया जाता है तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो किसी चालक तार से जो है ना प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो वह कौन सा कण होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा वह जो है कौन सा कण होता है? तो वह जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसका जवाब आप लोग नॉमेरिकल्स है, थोड़ा इस पे बोर्ड पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से इसका नॉमेरिकल्स आप सोल्व करके बताइएगा। इसका आंसर जो है ना हम कैलकुलेशन करके कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने जो है आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? गुलाब का, आम का, मटर का या आलू का? तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी हेतु जो है ना, आनुवंशिक प्रयोग हेतु कौन सा पौधा का प्रयोग किया था? तो मटर का। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार का के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के श्वसन में से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायु श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो क्या है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, वृद्धि करना। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि स्वपोषी पोषण जो है ना, पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा वो में, उसके बाद डी ए एन सी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ए और सी में, पौधे में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो आप लोग याद रख लीजिए कोशिका द्रव में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो न्यूरॉन कहलाता है। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम जो वसा प्रक्रिया करता है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ओजन का आनुवांशिक आणविक सूत्र है। तो ओजन का आणविक सूत्र है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा O3। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो पीएच का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन को निरूपित करता है? इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा जो है ना, जैसे 42 का आंसर देना है, 42 का जो भी ऑप्शन सही हो उसका आप कमेंट करके ही आगे बढ़ेंगे। बाकी बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा 2:1 होता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे H2O, तो H2O H में 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। ये तो क्वेश्चन इशू है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अम्ल ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं 4, क्योंकि 7 को उदासीन कहते हैं। 7 को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। 7 को उदासीन कहते हैं। और यहाँ पे 7 से नीचे को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो पीला होता है। कैसा होता है? तो पीला होता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह जो उष्माक्षेपी है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पुष्प में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का इस शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों यही था इस क्लास का टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा अपने मन से कितना आप लोग इन 50% में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर तो चैनल को उसी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।